हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, बहुत प्यार मिल रहा है इस लेक्चर्स को। यूं ही प्यार बरकरार रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपको यहाँ से डेफिनेटली एमसीक्यूज एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, वन वर्ड मिलेंगे। कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन आपके लिए मतलब यहाँ पे वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और रिपीटेटिव हैं, है ना। हाँ, तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 46 जो भी अपना तंत्र मंत्र विद्या है सब लगा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच कंडीशन इज कॉल्ड डीजेनरेटिव अर्थराइटिस। इसमें से कौन सा है जो कि, है ना, डीजेनरेटिव अर्थराइटिस कहलाता है? रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्काइटिका। बताओ भाई, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटाइड अर्थराइटिस? तो कौन सा इसमें से डीजेनरेटिव अर्थराइटिस है? तो डीजेनरेटिव अर्थराइटिस में आप सभी लोग आंसर क्या कर रहे हो? ए करेक्ट। क्या बात कर रहे हो यार? बी, हाँ वेरी गुड। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, डीजेनरेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, अर्थराइटिस दो प्रकार का होता है। एक अर्थराइटिस का मतलब है ज्वाइंट, ज्वाइंट में कहीं ना कहीं ज्वाइंट में प्रॉब्लम आई है, ज्वाइंट पेन होता है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें क्या होता है एक्चुअली, जो ज्वाइंट्स के बीच में कार्टिलेज होते हैं ना, ये कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लग जाता है ना, डिजेनरेट करने लग जाता है। और एक समय पे बहुत ज़्यादा डिजेनरेट कर जाता है। और वो कार्टिलेज ना दोनों बोन्स के बीच में, जैसे ये दोनों हड्डी जुड़ी हुई है, दोनों बोन्स के बीच में कुशनिंग का काम करता है, गद्दा का काम, जिससे दोनों हड्डी आपस में टकराते नहीं है, दर्द नहीं होता है। लेकिन जब ये कार्टिलेज डिजेनरेट कर जाते हैं, डिग्रेड कर जाते हैं, तो दोनों जॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं और जब भी मूवमेंट होता है तो रगड़ाते हैं, और यहाँ नर्व्स होता है, उससे दर्द बहुत खतरनाक होता है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है, जब हल्का फल्का हो तो माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत ज़्यादा हो तो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस में इसलिए इसको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसमें डिजेनरेट कर जाता है कार्टिलेज, इसीलिए हम लोग इसको डिजेनरेटिव कहते हैं। बल्कि आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून कैसा डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है। अच्छा सर, ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है सर? यानी आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, इम्यून सेल्स क्या करते हैं, आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करते हैं। यानी आपके बॉडी का जो WBCs है वो आप ही के जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है, आप ही के हेल्दी पर। तो इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके बॉडी का जो इम्यून सेल्स है वो आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है, वो रोमेटाइड अर्थराइटिस है। इसमें छोटे छोटे जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, जैसे हाथों वगैरह के जॉइंट्स, और सिमिलर अगर एक तरफ हुआ है तो दूसरे तरफ भी होगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली एजिंग की वजह से होता है, ज़्यादा उम्र होने की वजह से या बॉडी वेट की वजह से धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। ठीक है, अक्सर बुढ़ापा में देखना घुटने में दर्द होता है। चलो, हो गया क्लियर? देखो कह रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉल्ड डिजेनरेटिव अर्थराइटिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल वियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट कार्टिलेज। यानी जॉइंट्स के बीच जो कार्टिलेज हैं वो धीरे धीरे टूटने फटने लग जाते हैं। कार्टिलेज ब्रेक्स डाउन ओवर टाइम, यानी समय के साथ साथ धीरे धीरे कार्टिलेज ब्रेक डाउन होने लग जाता है। बोन्स आपस में रब होने लग जाते हैं, घर्षण होने लग जाता है। लीड्स टू पेन, जिससे पेन होते हैं, स्टीफनेस खिंचाव महसूस होता है, एंड डिक्रीज जॉइंट मूवमेंट, जिससे जॉइंट का मूवमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। कॉमन इन ओल्ड एज, ज़्यादातर कॉमन किस में है? ओल्ड एज में। ठीक है, रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून है, ना कि डिजेनरेटिव है। स्पॉन्डोलाइटिस इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, से क्या कहते हैं, साइटिका नर्व रिलेटेड पेन है। साइटिका का पेन कैसा होता है? एक स्काइटिक नर्व होता है ना, सबसे बड़ी नर्व, यहाँ कमर से लेकर के पैर तक पूरा एकदम एक पैर झुंझुन झुंझुन करता है, दर्द करता है, उसको साइटिका का दर्द कहते हैं, नर्व रिलेटेड पेन। ठीक है, हाँ चलो, तो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, हाँ दिलीप कुमार पहले, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस में एक्चुअली हड्डी का डेंसिटी कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है, हड्डी में कैल्शियम कम हो जाता है, जिससे हड्डियों के जो छिद्र हैं वो थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, हड्डियों के बोन सेल्स के बीच गैप आ जाता है, जिससे हड्डी वीक हो जाता है। चलो, वाट डज HIV स्टैंड्स फॉर? HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आंसर बी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, आंसर हो जाएगा बी। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, HIV क्या कॉज करता है? बीमारी कॉज करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, करेक्ट।
इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा। एलिजा, एलिजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई, HIV का फुल फॉर्म आप समझ गए। अच्छा, HIV में कैसा जेनेटिक मटेरियल है? यह एक रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस है, ये सब याद रखो। अच्छा, एंटीवायरल ड्रग को, एंटीवायरल ड्रग जो होते हैं खास करके HIV का जो सेंटर होता है हॉस्पिटल में, उस जगह को क्या कहते हैं? उस वार्ड को ART सेंटर कहा जाता है। ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, विच माइट कॉजेज स्केबीज? इसमें से कौन सा माइट है जो कि स्केबीज कॉज करता है? स्केबीज मतलब क्या हुआ भाई? एक इचिंग होती है, खुजली होता है, खास करके रात में बहुत ज़्यादा खुजली होता है। एक माइट है, एक कीड़ा है, सरकोप्टस स्केबीज। क्या? सार्कोप्टेस स्केबीज। वो क्या करता है? स्किन के नीचे घुसता है और बरो बना लेता है। बरो मतलब होता है एक सुरंग टाइप का, और वहाँ जाके अंडा दे देता है ना। वो अंडा आपकी बॉडी में इचिंग, और उससे जब चूजा निकलता है तो, मतलब चूजा क्या बोल रहे हो, मतलब अंडा फटता है तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है ना। तो सार्कोप्टेस स्केबीज, सार्कोप्टेस स्केबीज रात में अक्सर खास करके ज़्यादातर इसमें ईचिंग होती है, खुजली होता है, और ये इन्फेक्शियस होता है। एक बार हुआ तो, किसी एक को हुआ तो उसके स्किन कांटेक्ट में जो भी आएगा उसको होगा, खास करके फैमिली मेंबर्स में जल्दी फैलता है ना। हाँ, सार्कोप्टेस स्केबीज किसकी वजह से होता है? सार्कोप्टेस स्केबीज की वजह से होता है, ठीक है। चलो भाई, सार्कोप्टेस स्केबीज। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका जवाब दो। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज? स्केबीज का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इवरमेक्टिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, कैलामाइन लोशन, परमेथ्रिन। व्हाट इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज? स्केबीज का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? चलो भाई, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज। अरे सौरभ भाई, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ यार, गजब करते हो यार, दिमाग खराब कर रहे हो एकदम। 12:45 बजे तक क्लास चली है, 1 बजे शेड्यूल कर दिया भाई ऑफिस से क्लास, कैसे होगा भाई? संभव है? पागल हो क्या है यार, दिमाग खराब कर रहे हो। जब हम देखे, हमको पता नहीं था कि मेरा क्लास शेड्यूल्ड है, मैं बाद में देखा कि भाई तो ये कहते हैं 1 बजे से मेरा क्लास कर दिया है। 12:50 12:55 तक मेरी फर्स्ट ईयर में क्लास चली है ऑफिस के लिए, फिर आपके 1 शॉट की मीटिंग रही है, 1:10 1:15 हुआ, फिर लंच करने के लिए बैठ गया मैं। लंच करने के बाद फिर मैं देखा कि अरे क्लास शेड्यूल करते देखता पहले शेड्यूल है, तो मैंने 2:15 में किया क्लास। दिमाग खराब है क्या? सुबह से आदमी 8 बजे से मेहनत कर रहा है यार, क्या बात करते हो? कॉमन सेंस नहीं है क्या? जितना कर दो यार, रात के 12 बजे तक क्लास लिया हूं, दिमाग मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार, व्हाट नॉनसेंस। मतलब कुछ नहीं बोल रहे, इग्नोर कर रहे हो, तो क्या समझ रहे हो? सर पे चढ़ गए हो? क्या कर सकते हैं? सॉरी बोल दिया यार, अपनी गलती मान ली, लेकिन अभी के टाइम पे समझो ना हमारे ऊपर क्या वर्कलोड है। आपको क्या लगता है मैं बैठा हुआ रहता हूं? कंटेंट नहीं बनता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 10 लोगों की टीम है, सबको मैनेज नहीं, 10 टीचर्स हैं, सबको मैनेज नहीं करना होता है, किसको कैसे करना है, किसकी क्लासेस क्या लगवानी है, कौन सी वीडियो यूट्यूब पे पता है दिन भर में कितनी वीडियोज आ रही हैं? 17-18 क्लासेस चल रही हैं अभी के टाइम पे यूट्यूब पे डेली, सबका शेड्यूलिंग करवाना, हाँ इसको ऐसे करिए, उसको ऐसे करिए, वह करिए। क्या बात करते हो यार? जब इतना आदमी अपना 100% दे रहा हो ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये समय निगेटिव होने का नहीं है यार, निगेटिव कर देते हो तुम लोग यार, ऐसे थोड़ी करना होता है। कोई 1-2 बच्चा ऐसे थोड़ी कहता, मान लिया कि ठीक है चलो आपकी क्लास शेड्यूल्ड हो गई थी, आई नो 12:55 तक मेरी क्लास हुई है, जाके देखो फर्स्ट ईयर में, फिर मैं खाना खाने लग गया, फिर 2 बजे से क्लास लेने बैठ गया यार। मैं कभी भी दोपहर में क्लास नहीं लेता हूँ। आपका एग्जाम कभी आज तक सेकेंड ईयर में 1 बजे क्लास लिया हूँ, 2 बजे क्लास लिया हूँ? नहीं, दोपहर में मुझे क्लास लेना पसंद नहीं है, रेस्ट करने का टाइम था, लेकिन मैंने सोचा नहीं एग्जाम है अभी क्लास लो, अभी के टाइम पे आपकी क्लासेस करवाई। सब टीचर रात दिन लगे हुए हैं आपसे, आपके पास। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, शेड्यूल कर दिया गया ऑफिस के द्वारा क्लास, उनको लगा कि 1 बजे से लेंगे क्लास। मैंने कहा था कल कि हाँ मैं 1 बजे से क्लास लूंगा, लेकिन मुझे आज ध्यान नहीं रहा, मेरी गलती है, मैं मान तो रहा हूँ मेरी गलती है, हो गया भाई।
इस टाइम पर बाबू जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलो, मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं सब। अभी के टाइम पे आपकी लगातार 3 क्लास लेने वाला हूँ, कोलोजी लूंगा, अभी थेरेप्टिक्स करा रहा हूँ, फिर कोलोजी लूंगा, फिर फार्माकोलॉजी का टॉप 10 क्लासिफिकेशन रात में जग के तैयार किया हूँ। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्केबीज के लिए क्या है बताओ भाई? तो परमेथ्रिन। क्या होता है? परमेथ्रिन जो है ना क्रीम, ये होता है, ठीक है। परमेथ्रिन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स? जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो क्या है? इथोसक्सीमाइड है, डाइजीपाम है, लेमोटिग्रीन है, फाइनिटोइन है। जवाब दीजिए आप सभी लोग। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, तो मैंने आप, सीजर मतलब होता है मिर्गी, और मिर्गी में यूज होने वाली ड्रग्स को क्या कहते हैं? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। इसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहा जाता है। तो देखो भाई, डिपेंड ऑन द सीजर्स फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग अलग अलग हैं। जैसे अगर पूछेगा जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, तो उसके लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होते हैं 2 ड्रग, कार्बामेजापिन और फाइनिटोइन, ठीक है। एब्सेंस सीजर में क्या क्या होता है? तो वेलप्रोएट और इथोसक्सीमाइड होता है। मायोक्लोनिक में वेलप्रोएट होता है। एटोनिक सीजर्स में वेलप्रोएट होते हैं। फाइब्राइल सीजर्स में डाइजीपाम होता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में डाइजीपाम क्लोनाजिपाम होता है। तो आपको कॉमन सेंस ये लगाना है कि देखो आपका 3, चाहे वो एब्सेंस सीजर हो या मायोक्लोनिक हो या एटोनिक हो, सब में वेलप्रोएट है, वेलप्रोएट है, वेलप्रोएट है। एक बार, बहुत बार सवाल हुआ, एक बार ने मैंने अपने नज़रों के सामने काफ़ी बार ये सवाल देखा है कि बताओ इसमें से कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है? वेलप्रोएट ऑप्शन में रहता है और वेलप्रोएट हो जाता है सही। तो वेलप्रोएट यानी वेलप्रोइक एसिड, जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग एटोनिक, मायोक्लोनिक और क्या कहते हैं आपका एब्सेंस, ठीक है, ये तीनों में आपका क्या होता है? वेलप्रोएट फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है। बल्कि जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक में कार्बामेजापिन, फाइनिटोइन है। बाकी फाइब्राइल सीजर्स में डाइजीपाम है, स्टेटस एपिलेप्टिकस डाइजीपाम है, ठीक है। हाँ चलो, तो फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए क्या होगा भाई? तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए क्या होगा बताओ? तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए आपका हो जाएगा फाइनिटोइन, फाइनिटोइन। करेक्ट आंसर डी, आंसर डी। एक ओरल या पेरेंटल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने को आया तो क्या पूरा डिस्क्राइब करेंगे? IMIVID नहीं, ओरल और पेरेंटल का एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है तो ओरल के बारे में लिखो। पेरेंटल में आप ऐसे लिख सकते हो कि ओरल और पेरेंटल का कॉम्बिनेशन, कि ओरल थोड़ा इजी होता है एडमिनिस्टर करना, पेरेंटल थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए एक अलग से हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? हाँ, ओरल सेफ है, पेरेंटल थोड़ा सा रिस्की होता है। ओरल में सिस्टेमिक इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, पेरेंटल में नहीं होता है, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट काउजेज द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज? पार्किंसन डिजीज में क्या होते हैं? तो पार्किंसंस में ट्रिमर्स होते हैं, ट्रिमर्स, ठीक है। और ट्रिमर्स होते हैं क्यों? क्योंकि बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाती है। डोपामिन की कमी क्यों होती है? क्योंकि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्या होते हैं? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। तो इंक्रीज इन द सेरोटोनिन लेवल, क्या सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है? नहीं। डैमेज टू द नर्व सेल लीडिंग टू डिक्रीज्ड डोपामिन, यस, नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं, खास करके डोपामिनर्जिक नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे डोपामिन का मात्रा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? डोपामिन का मात्रा कम हो जाता है, करेक्ट। हाँ, अच्छा, डोपामिन का मात्रा कम हो जाता है तो इसके लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा है बताओ भाई? डोपामिन कम हो जाता है तो इसके लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है? जवाब दो आप सभी लोग, है ना। तो डोपामिन जब कम हो जाता है तो इसके लिए जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है वो होता है लीवोडोपा, लीवोडोपा। पार्किंसंस का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है लीवोडोपा। और लीवोडोपा को किसके साथ दिया जाता है कॉम्बिनेशन में? कार्बिडोपा के साथ, कार्बिडोपा। और ये कार्बिडोपा के साथ क्यों देते हैं? क्योंकि कार्बिडोपा लीवोडोपा को जल्दी ब्रेक नहीं होने देता है और इसकी एबिलिटी को बढ़ाता है, इसकी एफिकेसी को बढ़ाता है। एंड इस फंक्शन को हम लोग सिनर्जिज्म कहते हैं, यानी जब एक दवा की वजह से दूसरी दवा का एक्शन बढ़ जाए, इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। चलो, अब देखो पार्किंसंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है? तो पार्किंसंस डिजीज ऑकर्स ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन,
मेनली जो डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं उनको डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। डोपामिनर्जिक नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, जिससे आपको पार्किंसंस देखने को मिलते हैं। दिस लीड्स टू लोअर लेवल ऑफ डोपामिन, जिससे डोपामिन की मात्रा कम होती है। कॉजिंग सिम्टम्स लाइक ट्रिमर्स, जिसमें ट्रिमर्स आते हैं, कपकपाता है, रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब है क्या भाई? रिजिडिटी मतलब है थोड़ा रिजिड हो जाता है मांसपेशियाँ, और स्लो मूवमेंट होता है जिसको ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है किसमें? ये प्राइमरी कारण नहीं है, एक्सेस कैल्शियम ये सब का प्राइमरी कारण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जवाब दो। 52 नंबर क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ड्रग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पार्किंसंस डिजीज सिम्टम्स बाय प्रिवेंटिंग अर्ली डोपामिन कन्वर्जन? बताओ भाई। तो विच ड्रग कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है पार्किंसंस डिजीज में, जो कि डोपामिन के कन्वर्जन को रोकता है? तो मैंने बताया भाई लीवोडोपा बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, और कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कार्बिडोपा लीवोडोपा। आंसर सी कर रहे हो बच्चे? बहुत बढ़िया, आंसर सी आप सभी लोग कर रहे हो, वेरी गुड, कार्बिडोपा लीवोडोपा। जी हाँ, आज ही मैं टॉप 10 क्लासिफिकेशन बताऊंगा शाम के 4 बजे। ठीक है, 2 से 3 अभी क्लास चल रही है, 3 से 4 कोलोजी कोलोजी की क्लास हो जाएगी, 4 से 5 में उसका हम लोग टॉप 10 क्लासिफिकेशंस करवा देंगे, कार्बिडोपा लीवोडोपा। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स, जिसमें कार्बिडोपा लीवोडोपा ये सब आते हैं। ठीक है, ये इसमें मेन यूज होते हैं। लीवोडोपा इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन पार्किंसंस, वेरी गुड, पार्किंसन डिजीज में लीवोडोपा बेस्ट होता है। इन दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में लीवोडोपा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्ली कन्वर्जन टू डोपामिन आउटसाइड द ब्रेन, यानी इस कॉम्बिनेशन में जो कार्बिडोपा है लीवोडोपा को प्रोटेक्ट करता है कि जल्दी से वो सारा तुरंत से कन्वर्ट ना हो जाए, धीरे धीरे रिलीज होता रहे। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट रिड्यूस साइड इफेक्ट्स सच एज नोजिया, हाँ साइड इफेक्ट वगैरह को भी कम करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 53, जवाब दो। 53 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन का कॉमन सिम्टम्स क्या है? डिप्रेशन का कॉमन सिम्टम्स क्या है? हेलुसिनेशन, मैनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, टेकिकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन कब होता है? जब डिप्रेशन में एक्चुअली होता क्या है कि रुचि खत्म हो जाती है, डिजायरनेस कम हो जाती है किसी चीज़ की, और ओवरऑल कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं और लगता है अब सब खत्म। तो ये आपका होता है, जैसे एक सिम्टम्स आ रहा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यस, किसी चीज़ में रुचि खत्म हो जाती है डिप्रेशन में, राइट। हाँ, तो यहाँ पे देखो डिप्रेशन के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, याद कर लो। आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना, किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलना, प्लेजर नहीं मिलना, इसको एनीडोनिया कहते हैं। फटीगनेस या लो एनर्जी, ऑलवेज थका हुआ महसूस करना, एनर्जी कम रहना। स्लीप प्रॉब्लम, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि रात भर जगे रह जाना, इस तरीके की नींद नहीं आती है। एक्सेसिव स्लीप, या तो बहुत ज़्यादा सोता ही है आदमी या तो बहुत कम सोता है। चेंज इन एपेटाइट और वेट, भूख में कमी, कई बार वेट में किसी का वेट बहुत ज़्यादा घटने लगता है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, हर समय थोड़ा सा गिल्ट जैसी फीलिंग आती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ थायरोडाइटिस? अभी के टाइम पे है ना, आप लोगों को पॉजिटिव रहना, मैं कितनी बार बोला, चाहे सिचुएशन कितना भी विपरीत क्यों ना हो, हमारे अगेंस्ट पूरा सिचुएशन आ जाए, फिर भी हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि बहुत ख़राब सिचुएशन है, नहीं, हम लोगों को वहाँ पर ऑलवेज चेहरे पे स्माइल रखना है। एंड एक रेड हार्ट मैंने बताया ना, सिखाया ना, ये लाल वाली दिल, ये बहुत काम देती है मेरे दोस्त। ज़िंदगी में ये लाल वाली दिल का कीमत समझ लोगे ना, आसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत खुशी मिलेगी। ऑलवेज हैप्पी फील करो यार, जो होगा देख लेंगे, है ना। जो होना है पहले से लिखित है ना। जो भी हमारे गॉड हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, ईश्वर हैं, जो भी हैं, उन्होंने पहले से लिखित है। जो आप जितना भी हाथ पैर फेंक लो, होना वही है। वाई इतना फिर क्यों वरी करना यार, क्या इतना सोचना है? अपना काम है करना, 100% दो, रिजल्ट क्या होगा आई डोंट नो। रिजल्ट बस ऊपर वाला जानता है, और आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। आप कुछ नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना होता किसी भी चीज़ को लेकर के। चलो, व्हाट इज थायरोडाइटिस? थायरोडाइटिस क्या होता है? आइटिस वर्ड मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। तो कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, नो। इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, करेक्ट। थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, वेरी गुड, ऑफ द थायराइड ग्लैंड।
अच्छा, ग्वाइटर बीमारी में क्या होता है? तो ग्वाइटर में एक्चुअली यही तो हो जाता है, थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम हो जाता है। ग्वाइटर बीमारी किसकी कमी से होता है, कोई बताओ तो? ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो ग्वाइटर होता है आयोडीन डेफिशिएंसी से। आयोडीन डेफिशिएंसी से, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर बीमारी होती है। करेक्ट, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर बीमारी होती है। बहुत बढ़िया। चलो, थायरोइडाइटिस रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायरोइडाइटिस में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इट कैन बी ड्यू टू ऑटो इम्यून कॉजेज, कुछ ऑटो इम्यून कारण से हो सकते हैं, बॉडी के इम्यून सेल खुद ही थायराइड पे अटैक कर दे। इन्फेक्शन या कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जिससे पेन इन नेक, गले में दर्द होना, स्वेलिंग होना, चेंज इन थायराइड हार्मोन लेवल, ये सब देखने को मिलता है। अगर कैंसर है तो थायराइड कार्सिनोमा उसको कहते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी जिससे कि ग्वाइटर हो जाती है, वो थायरोइडाइटिस नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन सिम्टम मिलता जुलता होता है। ओवर ग्रोथ होता है तो उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, ये देखो थायराइड ग्लैंड में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू इनिबिट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। इसमें से कौन से ड्रग हैं जो कि थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को इनिबिट करते हैं? लीवोथायरॉक्सिन, मेथिमाजोल, प्रेडनिसोन, डेस्मोप्रेसिन। और ये भी याद रख लेना, अगर थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को इनिबिट करते हैं तो यह हाइपरथायराइडिज्म में यूज होगा। यानी अगर किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा थायराइड बन रहा है तो वहाँ यूज करेंगे, तो कि थायराइड का हार्मोन कम करेगा। तो हाइपरथायराइडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस मेथिमाजोल होता है। मेथिमाजोल, ये जो मेथिमाजोल है ना, मेथिमाजोल, ये थायराइड के हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करेगा। याद रखने का तरीका हम क्या है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है ना, तो कम करने के लिए मेथी का दाल, मेथी होता है ना, मेथी, हाँ, मेथी पियोगे ना, मेथी को ठीक हो जाएगा। ऐसे मेथी से ठीक होता है, तो मेथी मतलब मेथिमाजोल, मेथिमाजोल। करेक्ट आंसर बी। तो वही बोल रहा है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म में देखो यूज होता है हार्मोन्स इनिबिटिंग ड्रग्स सच एज मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोरेसिल। दो ड्रग है, याद रखना, पीटीयू। एक होता है मेथिमाजोल, एक होता है मेथिमाजोल, इसको याद रखने वाली बात है, इसीलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक होता है मेथिमाजोल और एक होता है प्रोपाइल थायोरेसिल यानी पीटीयू, जो कि थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में रिड्यूस करते हैं। ठीक है। अब है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनिबिट द कन्वर्जन ऑफ T4 एंड T3, T4 टू T3। कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी यूज होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? अल्जाइमर बीमारी के कॉमन सिम्टम्स, मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, सीजर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज़ के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? तो अल्जाइमर्स जो बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, अभी सैयारा मूवी आया था ना, उसमें क्या हुआ था, यही आपके मेमोरी लॉस, अल्जाइमर में मेमोरी लॉस। ठीक है। हाँ, देखे हो सैयारा, कितने लोग देखे हो, देखे हो ना। हाँ, लड़की को कौन सी बीमारी थी? मेमोरी लॉस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भूल जाती है लड़की लोग नहीं, लड़की भूल जाती। क्वेश्चन 57, डोनीपेजिल बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ड्रग। किस ग्रुप के ड्रग से बिलोंग करता है? अभी फिलहाल तो सब लोग एल्जाइमर से बिलोंग कर रहा होगा। अच्छा, किसको किसको लग रहा है कि सही में एल्जाइमर हो गया है? हेलुसिनेशन मतलब होता है भ्रम होना। हेलुसिनेशन मतलब भ्रम होना, जैसे कुछ आवाज़ें सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, जो है नहीं कुछ, जो सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जो बंदूक लेके खड़ा हमको मार रहा है, दिखने लगेगा, है ना, तो वो होता है हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन अलग अलग। सबको लग रहा होगा, इंक्लूडिंग मी, टेंशन ना लो, हमें भी कुछ याद नहीं है बस। डोनीपेजिल बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ड्रग। अच्छा, कितना लोग अभी अगर आपको मौका मिले तो कितना लोग यहाँ पे है जो चाहेगा कि नहीं, अगर क्या कहते हैं, अभी आपके पास भगवान जी आए और आपको बोले कि वत्स तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम जो पावर चाहोगे वो मिल जाएगा। हम जब पढ़ते थे ना तो हमको ऐसा लगता था ना कि अरे ये पढ़ा रहा है मास्टर, इतना चीज़ इसको याद है, हमको बस मास्टर का दिमाग दे दो। कितने लोग को ऐसा लगता है कि बस नहीं, पास होने वाला सिस्टम हम नहीं मांगते थे। नहीं, पास होने से क्या होगा, ज़िंदगी में कुछ होगा तो नहीं, लेकिन अगर दिमाग मिल जाएगा ना तो फेल भी हो जाएंगे तो ज़िंदगी में कुछ कर जाएंगे। समझ रहे बात को? तो जो पास वाले
कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा मांगेंगे, रुपया मांगेंगे, 7 करोड़ मांगेंगे। अरे यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान अनलिमिटेड नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए? हमको यही लगता था कि अरे यार काश मास्टर का दिमाग हमको मिल जाए। याद रखना, जितना भी गरिया लो परीक्षा के हॉल में अगर पढ़े हो तब तो याद, तब तो अच्छा से याद करोगे, अदरवाइज बहुत पछताओगे। तड़प तड़प के इस दिल की आह निकलती रही, तूने क्या सलाह दिया मेरे इस प्यार का। समझ रहे हो? अगर पढ़े हो तब तो खुश रहोगे, अरे भाई मिथिलेश भाई बहुत अच्छा पढ़ाया था, समझे। नहीं पढ़े तो लिटरली मेरी याद आएगी, टेंशन ना लो। डोनी पेजिल बिलोंग्स टू विच ग्रुप, विच ड्रग ग्रुप? की कास्ट पढ़ लिए होते। डोनी पेजिल किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है? कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स, माओ इनिबिटर्स, एंटी हाइपरटेंसिव सेडेटिव्स। आंसर बी, माओ बी इनिबिटर्स। तो कोलिनेस्टरेज जो होता है ना, ये एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग होते हैं। देखो कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स होता है डोनीपेजिल, एक्चुअली डोनीपेजिल जो होता है कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स होता है, आंसर ए होगा। डोनीपेजिल जो होता है वो कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स होता है। कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या है? जो एसिटाइल कोलिन को कन्वर्ट करता है। कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने का काम करता है। तो ये डोनीपेजिल एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग है। डोनीपेजिल, रिवास्टिग्मिन, क्या कहते हैं, ये आपका होता है गैलेंटाइन, तो गैलेंटामाइन, ये क्या करता है, एक्शन क्या है, एसिटाइल कोलिन को बढ़ाते हैं, मेमोरी एंड कंजनेशन इंप्रूव करते हैं। ये खास करके अल्जाइमर्स में यूज होता है, अल्जाइमर में यूज होता है, ठीक है। NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मेमेंटाइन वगैरह आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 58 है, मेमेंटाइन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? देखो अभी जस्ट बताया NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मेमेंटाइन, माओ इनिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेडेटिव्स। तो मेमेंटाइन होता है NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 है, स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज, स्ट्रोक को और किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोक को और किस नाम से जानते हैं? हार्ट अटैक? नहीं, स्ट्रोक मतलब होता है ब्रेन में नस फट जाना होता है ना, हाँ, तो ब्रेन अटैक इसको कहता है, ब्रेन अटैक, इसको ब्रेन अटैक कहते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक को ब्रेन अटैक कहते हैं, आंसर डी इज करेक्ट। स्ट्रोक को ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक समटाइम्स कॉल्ड ब्रेन अटैक, इसी को ब्रेन अटैक कहते हैं। व्हेन समथिंग ब्लॉक्स ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उस किसी कारणवश वो ब्लॉक हो गई, या तो व्हेन ब्लड वेसल्स ब्रस्ट इन द ब्रेन, यानी ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रस्ट हो गया, फट गया ब्लड वेसल्स, उस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल्स और टिश्यू डैमेज होने लग जाते हैं, जिससे कि बहुत मिनटों के अंदर वो ब्रेन सेल डेड होने लग जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक को ब्रेन अटैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोएगुलेंट यूज्ड टू रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग रिस्क? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोएगुलेंट, इसमें से कौन सा एंटीकोएगुलेंट है जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग रिस्क को रिड्यूस करते हैं? एंटीकोएगुलेंट बोल रहा है, वारफरीन, स्टेटिन, एस्पिरिन, एट्रोवास्टेटिन। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एस्पिरिन बोल देंगे, लेकिन नहीं, अगर एंटीकोएगुलेंट बोलेगा तो वारफरीन, उसमें भी हिपैरिन एंड, देखो दो वो होता है एंटीकोएगुलेंट, एक होता है हिपैरिन और दूसरा होता है वारफरीन। वारफरीन, वारफरीन ओरल है, ओरल रूट से, और ये होता है इंट्रावेनस रूट से, इंजेक्शन रूट से, ठीक है। ये पेरेंट्रल है, ये पेरेंट्रल है, ये पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट है हिपैरिन, ठीक है, और आपकी बॉडी में नेचुरली पाया भी जाता है। एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग है, एंटी प्लेटलेट, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, ये भी क्लॉटिंग होने से ही बचाता है, लेकिन प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है। एंटी प्लेटलेट ब्लड थिनर होता है, एंटी प्लेटलेट की मात्रा को कम करता है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, प्लेटलेट्स ड्रग है, ठीक है। हाँ, एट्रोवास्टेटिन, अगर लास्ट में स्टेटिन लगा हो तो वो क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा। हेलो, जी जी मैम, हाँ हाँ क्लास चलिए, बताइए। कोई बात नहीं मैम, आप एक फ़ोटो खींच के भेज दीजिए तो मैं देख लूँगा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक।
तो भाई आपका यहाँ वारफरीन हो जाएगा, ठीक है, वारफरीन। क्वेश्चन नंबर 61 है, माइग्रेन आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ पेन ऑन विच साइड ऑफ द हेड। बताओ भाई, माइग्रेन यूजुअली हेड पेन है, हेडेक है, सर में दर्द है, किस साइड में होता है? क्या दोनों साइड होता है, बोथ साइड्स, या द फ्रंट ऑफ द हेड, हेड के फ्रंट में होता है, यूजुअली वन साइड होता है, द बैक ऑफ द हेड क्या होता है बताओ? द बैक ऑफ द हेड होता है, बताओ सभी लोग जवाब देंगे। बताओ भाई, माइग्रेन यूजुअली एसोसिएटेड विथ पेन ऑन विच साइड ऑफ द हेड? यूजुअली वन साइड, यूजुअली अधकपारी का दर्द कहते हैं ना, माइग्रेन अधकपारी का दर्द है, एक साइड में होता है। माइग्रेन इज अ हेडेक दैट कैन कॉज सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन, पल्सिंग सेंसेशन, यूजुअली वन साइड ऑफ द हेड। सर के एक साइड में दर्द होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलग अलग इंटेंसिटी का और चुभन वाली दर्द होती है माइग्रेन में। और माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए याद रखो, कुछ यहाँ ओटीसी ड्रग्स यूज होते हैं, ओवर दी काउंटर ड्रग्स जो नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, जैसे आपके मॉडरेट आइब्यूप्रोफेन यूज, कुछ एनएसएड क्लास के ड्रग्स हैं ये सब, आइब्यूप्रोफेन, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन क्या है, पैरासीटामोल है, नेप्रोक्सेन, कैफीन ये है। और एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं? एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, डॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर सेटिनालोल, प्रोपेनोलोल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापेमिल वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवर द काउंटर ड्रग, ओटीसी ड्रग यूज्ड फॉर माइग्रेन रिलीफ? माइग्रेन रिलीफ के लिए सबसे अच्छा दवा कौन सा है? नेप्रोक्सेन, सुमाट्रिप्टेन, गाबापेंटिन, वेल्प्रोइक एसिड। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, नेक्सडम 500 के नाम से एक दवा आती है, नेक्सडम 500, ये दवा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें नेप्रोक्सेन और डोमपेरिडोन होता है, और माइग्रेन के रिलीफ में, माइग्रेन के रिलीफ में, माइग्रेन को बहुत अच्छे से रिलीफ करता है। चलो, माइग्रेन को रिलीफ करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवर द काउंटर यूज्ड फॉर माइग्रेन रिलीफ? तो आंसर क्या हो जाएगा? नेप्रोक्सेन, नेप्रोक्सेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रोपेनोलॉल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड इन माइग्रेन? प्रोपेनोलॉल किस क्लास का ड्रग है जो कि माइग्रेन में यूज होता है? तो लॉल वर्ड लगा हुआ है यानी कि बीटा ब्लॉकर होगा, एंटी डिप्रेसेंट तो है नहीं, बीटा ब्लॉकर हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लास्ट में पिन वर्ड लगा होता है, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, है ना, एनाल्जेसिक होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा बीटा ब्लॉकर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज? पेप्टिक अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? वायरल इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, फंगल इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज यानी पेप्टिक अल्सर बीमारी के जो मुख्य कारण हैं वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी बोला जाता है, इसी को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं। अगर पेट में इस तरीके से अल्सर के चारों बगल थोड़ा थोड़ा, है ना, ये बैक्टीरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से अल्सर कॉज करता है, एच पाइलोरी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटा एसिड? इसमें से कौन सा एंटा एसिड का एग्जाम्पल है? सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड, एंटा एसिड कैसे काम करता है? तो पेट के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके काम करता है। तो एंटा एसिड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं एक्चुअली, तो आंसर डी हो जाएगा। अब मेरा सवाल है, बताओ भाई एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा एंटा एसिड है, सिस्टेमिक या नॉन सिस्टेमिक? बताओ। तो सिस्टेमिक एंटा एसिड होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, इस तरीके के हैं जो कि सोडियम से शुरू होता है, तो एस से ही शुरू होता है वो। अगर एस नहीं है तो ये नॉन सिस्टेमिक है, नॉन सिस्टेमिक, नॉन सिस्टेम नहीं, सिस्टेमिक नहीं है, नॉन सिस्टेमिक है, एंटा एसिड है। देखो एंटा एसिड में है न्यूट्रलाइजेज गैस्ट्रिक एसिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। और जो टिडिन टिडिन वर्ड लगा हुआ है तो ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करता है, जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ये एंटा एसिड है, ये एसिलॉग जो आता है उसमें रेनिटिडिन है, ठीक है। चलो, तो फाइनली ये आपका हो गया क्या, यहाँ तक आपके पार्ट 4 तक हो गए थेरेप्टिक्स के। अब हम लोग 3 बजे से
3 नहीं 3:15 में, 3:15 से मैं मिलता हूँ, 3:15 पे। मैं थोड़ा देखता हूँ स्वाति सेजवानी मैम के लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आई है, थोड़ा उनसे बात करनी होगी मुझे। फिर 3:15 तक मैं आपके बीच आता हूँ और फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस करवाता हूँ, MCQs। उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे के लमसम में एक क्लास ये भी कर लेंगे, टॉप 10 क्लासिफिकेशन। ओके, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, है ना। सिचुएशन चाहे कितना भी नेगेटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, हम कर लेंगे, यही चीज़ सोचना है ना। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।